हेलो एवरीवन, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने ADO भर्ती परीक्षा 2025 की क्लास स्टार्ट की थी, इसमें हमने ग्रामीण विकास का विषय को स्टार्ट किया था। इसका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 वो हमने कंप्लीट कर चुका है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये अब सेकंड यूनिट है, यूनिट 2। इसको हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। धीरे मतलब जल्दी ही रेगुलर वीडियो आएगी। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों को ये वीडियो मिल सके, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है। ओके, तो ये यूनिट 2 में पहुंच गए हैं अपन। क्या है? ग्रामीण विकास की योजनाएं का संक्षिप्त जानकारी। तो इसमें कौन कौन सा पढ़ेंगे हम? पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसे बोलते हैं NRLM। ठीक है। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो आजीविका मिशन है, ये हमारे आजीविका में भी है, तो उसे मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया है। यूनिट 2 के नाम से यूनिट 3 पढ़ा लिया है उसमें। आप अगर आजीविका भी का क्लास देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, तो ये इसको नहीं पढ़ाया है, इसको यहाँ पढ़ेंगे ग्रामीण विकास में। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। चौथा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पाँचवा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। छठवा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सातवां भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाएं। आठवां है छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। आज देखेंगे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे कहते हैं मनरेगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी अगर बात करें तो याद रखना है। ठीक है, मनरेगा का क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका का सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। यानी पूछेगा ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। जो मनरेगा योजना है वो शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं चलाया जाता, याद रखिएगा। पहला तो यही है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निवासरत व्यक्ति जिसको आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने हेतु, आजीविका मतलब कुछ भी अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए यह योजना, सुरक्षा के लिए यह योजना चालू की गई। कौन सी? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये कब पारित हुआ बोलेगा तो 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अधिसूचना कब जारी हुई तो 7 सितंबर 2005 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसे पढ़ना ही भी है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई। यानी छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कब हुई तो 2 फरवरी 2006 से। इसे देखते हैं पहले तो। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पारित कब हुआ तो 23 अगस्त 2005 को। अधिसूचित कब हुआ तो 7 सितंबर 2005 को। ये इम्पॉर्टेंट डेट है। अधिसूचित कब हुआ पूछ सकता है। और लागू कब हुआ तो लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है ना, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम के उद्देश्य अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना। यानी क्या बोल रहा है? जो अकुशल श्रम है, अकुशल मतलब कुशल, अच्छा मतलब कुछ भी काम हो, अकुशल वाला, अकुशल श्रम करने के लिए कोई इच्छुक है
तो उसे काम नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये स्कीम चला रही है जो अकुशल श्रम है, जिसको कार्य करने के लिए वयस्क सदस्य, वयस्क मतलब 18+ वाले, ठीक है, 18+ वयस्क सदस्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का कोई परिवार कार्य करने के लिए रेडी है, इच्छुक है, तो उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं जिले में मनरेगा का क्रियान्वयन। इसको 3 चरणों में इसका क्रियान्वयन हुआ है, 3 चरण। अब ये 3 चरण देखते हैं। पहले चरण में 2 फरवरी 2006 को हुआ, द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 को हुआ, तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 को हुआ, यानी 2006, 2007, 2008, ठीक है। ये कब हुआ? तो 2 फरवरी को, ये हुआ 1 अप्रैल को, और ये भी कब हुआ? 1 अप्रैल को। ये पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो पहले चरण में हुआ उसमें देश के 200 जिले शामिल थे। कितने? भारत के 200 जिले, जिसमें से हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ का 11 जिला शामिल था। अब ये 11 जिले कौन कौन से हैं, तो इसे याद करते हैं। एक तो बस्तर, अगर बस्तर संभाग की बात करें, मैं यहाँ पे मैप बना देती हूँ। ऐसे ही बना दे रही हूँ, याद होना चाहिए। ये नीचे वाला क्या है? हमारा बस्तर संभाग, ठीक है। तो यहाँ के कौन कौन से जिले? 3 जिले शामिल हैं। एक तो है बस्तर, ऐसे में हौच पौच हो जा रहे हैं, मैं डायरेक्ट नाम लिख देती हूँ, ठीक है। ये मैप में बस्तर के 3 जिले, सॉरी, बस्तर संभाग के 3 जिले कौन कौन से? तो बस्तर, यहाँ पे दंतेवाड़ा, और यहाँ पे कांकेर, ठीक है। कांकेर को यहाँ पे लिख देती हूँ, कांकेर। ये 3 जिले किसमें शामिल है? प्रथम चरण में, बस्तर संभाग के। अब ऊपर से भी शामिल है 3 जिले। अब ऊपर के कौन कौन से जिले शामिल है ये देखते हैं। तो यहाँ से शामिल है जसपुर, कोरिया और सरगुजा, ठीक है। ये 3 जिले शामिल है। अब ये मध्य जो छत्तीसगढ़ है हमारा, वहाँ से भी शामिल है, यहाँ पे से जो बिलासपुर वाला एरिया है वहाँ से शामिल है बिलासपुर और रायगढ़। यहाँ पे बिलासपुर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बिलासपुर, और क्या है? रायगढ़। रायगढ़ यहाँ पे है, ठीक है, रायगढ़। मैं इसको मैप में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। अब ये वाला जो पार्ट है रायपुर का, इस साइड रायपुर है संभाग है, इधर दुर्ग संभाग है। तो रायपुर, दुर्ग संभाग का कहाँ? धमतरी, ये शामिल है। और इस संभाग से, जो दुर्ग संभाग से है, एक है क्या? कवर्धा, और एक है राजनांदगांव। ये मैप से ऐसे ही बना लीजिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। 11 जिले याद करने में बहुत कन्फ्यूज़न आएगा, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ। तो इस मैप को मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपने नोट्स में बना लीजिए ताकि याद रहेगा। 1-2 बार देखेंगे, आपको ये रिकॉल करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 11 जिले छत्तीसगढ़ के शामिल थे पहले चरण में। अब दूसरे चरण जो 1 अप्रैल 2007 को स्टार्ट हुआ, इसमें देश के 130 जिले शामिल थे। कितने? 130 जिले, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल हुए। इस 130 जिले जो भारत के थे उसमें से 4 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के थे। ये कौन कौन से थे? तो रायपुर,
महासमुंद, जांजगीर चांपा, कोरबा। इसको डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है, या इसका शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं RMJK। ऐसे याद करने के लिए कुछ भी बना लेते हैं। RMJK क्या है? रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, कोरबा, ठीक है। अब तृतीय चरण में क्या हुआ कि समस्त पूरे देश के जितने ज़िले हैं वहाँ लागू हो गया तीसरा चरण। तीसरा चरण कब से स्टार्ट हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 से, जो देश के समस्त जिलों में लागू हुआ। और जो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ लागू हुआ? दुर्ग सहित छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिले। ये 11 जिले और 4 जिले तो हो चुके थे, 15 जिले। अब 2008 तक जितने जिले समस्त बचे थे उसमें लागू हो गए, दुर्ग सहित। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2008 तक कितने जिलों का गठन हुआ था, उनकी संख्या बताएंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं, नोट लिखा है मनरेगा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। मनरेगा का शुरुआत कहाँ से किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेसी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। अब इसका नाम परिवर्तन किया गया। पहले ना ये मनरेगा, तो अभी हम बोलते हैं, पहले इसका नाम था नरेगा, ठीक है। इसका नाम को जो ये का मतलब नरेगा से मनरेगा कब किया गया? तो किया गया 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, याद रखेंगे। काम का अधिकार सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को है ना, ध्यान रखेंगे, शहरी क्षेत्र के नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार गारंटी, यानी काम का अधिकार सिर्फ किसे है? तो ग्रामीण क्षेत्र के, और उन्हें भी एक वित्तीय वर्ष मतलब एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, यह बोल रहे हैं। इसका क्रियान्वयन विभाग कौन सा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र एवं राज्य सरकार का द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। यानी ग्रामीण विकास का जो केंद्र सरकार की मंत्रालय है और राज्य सरकार का ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय है, वह दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें रोजगार दिया जाता है 100 दिन का। अगर 100 दिन से अगर उसको अतिरिक्त और भी मतलब और रोजगार दिया जाता है, जैसे सूखा क्षेत्र में कहीं कहीं आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो, कि 50 दिन का रोजगार और एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इन सब का जो 50 दिन का अगर रोजगार बढ़ाया जा रहा है तो उसका पैसे का भुगतान कौन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ ऐसा? तो 2013-14 से छत्तीसगढ़ में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस 50 दिन के अतिरिक्त व्यय कौन करेगा? अतिरिक्त जो देगा वो हमारा राज्य सरकार भुगतान करेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब जॉब कार्ड का अधिकार, ये जॉब कार्ड क्या होता है आपको नहीं समझ आएगा, मैं बताती हूँ, एकदम इजी वे में समझेंगे। और इससे ये मनरेगा जो टॉपिक है वो व्यापम और CGPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये एडीओ भर्ती परीक्षा में ही इसके क्वेश्चन आए हैं। आप और भी व्यापम का एग्ज़ाम देखेंगे तो मनरेगा अधिनियम कब मतलब कौन से सन का है, ये सब पूछा है क्वेश्चन। तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब है जॉब कार्ड का अधिकार। जॉब कार्ड का अधिकार, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जॉब कार्ड है क्या। तो जॉब कार्ड ठीक है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक परिवार जॉब कार्ड का हकदार है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य वयस्क सदस्यों के फोटो और नाम होते हैं, ताकि वे काम की मांग और काम प्राप्त कर सकें। जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले कामगारों की हकदारी दर्ज रहती है। यानी एक हमारा जॉब कार्ड, जैसे कि एक जॉब कार्ड हम अप्लाई करते हैं फिर हमारा एक जॉब कार्ड बन जाता है, ऐसा रहता है। इसमें क्या रहता है कि हमारा फ़ोटो रहेगा मुखिया का, और यहाँ पे हमारा जो वयस्क सदस्य हैं 18+ है ना, उनका नाम रहेगा परिवार के, ठीक है। ऐसा रहता है ये जॉब कार्ड, ये बोल रहे हैं। अब देखते हैं ये कौन हकदार होता है बोल रहे हैं। तो हकदार ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक परिवार इसका जॉब कार्ड का हकदार है।
जिसमें फ़ोटो और उनके नाम होते हैं। इसमें वे काम की मांग कर सकते हैं और काम भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जॉब कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि इसी के तहत हमको मतलब महात्मा गांधी जो रोज़गार गारंटी अधिनियम है, मतलब ये मनरेगा है, उससे हम जॉब की मांग कर सकते हैं अगर ये हमारे पास कार्ड है। हम ऐसे ही मनरेगा वालों के पास मतलब कार्ड नहीं है और हम जाके बोलेंगे पंचायत में कि हाँ हमको कार्ड जॉब दो, तो नहीं देंगे। पहले हमारा जॉब कार्ड रहना चाहिए, यह बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जारीकर्ता। जारी कौन करता है? जारी करता है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत कैसे करता है कि ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात जो ठीक समझे आवेदन तारीख के 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी करे। यानी मुझे मान लीजिए मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, अब मुझे जॉब चाहिए, कुछ भी अकुशल श्रम जो दिया जाएगा, और मेरी आयु 18 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी कि पहले तो मुझे जॉब कार्ड चाहिए रहेगा, तब तो मैं जॉब की मांग करूँगी ना। तो मैं ग्राम पंचायत जाऊँगी और वहाँ जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करूँगी कि मुझे जॉब कार्ड बनवाना है। तो फिर जो ग्राम पंचायत है उसकी जांच करेगा। जांच करने के पश्चात वो आवेदन की तारीख, जैसे मान लीजिए मैं 1 तारीख को मान लीजिए 1 फरवरी को जॉब कार्ड के लिए अप्लाई की हूँ। ठीक है, अप्लाई की हूँ, तो इसमें जब अप्लाई करूँगी तो मेरे को इन लोग पावती देंगे, एक ठो रिसिप्ट देंगे, उसमें मेरा डेट लिखा रहेगा कि मैं इस दिन अप्लाई की हूँ। अब उसके 15 दिन के भीतर मेरे को जॉब कार्ड बना के दे दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी किया जाएगा, यह बोल रहा है। ठीक है, और नहीं मिला अगर 15 दिन के भीतर, तो हम इसके लिए आगे मतलब वो कर सकते हैं कि हमको कैसे नहीं मिला करके हम मांग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो रोज़गार मांगने का हक देता है। वही मैं बोली, जब तक जॉब कार्ड नहीं होगा तब तक हम जॉब के लिए मांग नहीं कर सकते, पहले तो हमारा जॉब कार्ड होना चाहिए। इसकी वैधता यानी वैलिडिटी कितनी होती है? तो 5 साल की होती है। जो हम जॉब कार्ड बनवाएं 15 दिन के भीतर आया अप्लाई करने के बाद, तो ये जो जॉब कार्ड है उसमें तो फ़ोटो रहेगा, ये नाम रहेगा, बताई थी, तो ये 5 साल के लिए रहेगा। अगर 5 साल हो गया इसका तो ये समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 माह के अंदर हमको क्या करना रहेगा? फिर से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोला? सत्यापन। राज्य जॉब कार्ड का सत्यापन करने के लिए समयबद्ध अभियान चला सकते हैं। यानी ऐसा ही बोल रहा है कि समय समय पर अभियान चला सकते हैं कि जॉब कार्ड का सत्यापन करा लीजिए, ऐसा करके। अब मान लीजिए जॉब कार्ड में आपत्ति है हमको। अब ये हमारा जॉब कार्ड बन गया, ये हमारा जॉब कार्ड बन गया। अब जैसे घर के 4 सदस्य हैं, अब यहाँ पे लिखा है राम, श्याम, मोहन और गीता। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? किसी का नाम में गीता को सीता लिख दिया, तो अब ये गलती है। अब इसमें मेरे को आपत्ति है कि यहाँ पे मेरी बहन का नाम सीता लिख दिया है गीता की जगह। तो फिर इसको क्या करेंगे? हमको आपत्ति है तो हम प्रथम अपील, इसको अपील कहाँ करेंगे? तो सरपंच के पास जाएंगे। सरपंच पदाधिकारी होगा, उसको बताएंगे कि सर देखिए हमारी बहन का नाम गीता था, उसे सीता लिख दिया है। तो फिर इसकी सुनवाई, इसका निराकरण, सॉल्यूशन 7 दिन के भीतर करना ही है। ठीक है, अगर 7 दिन के भीतर ये यहाँ निराकरण करके जवाब देते हैं और उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि नहीं आपने ये गलत है जो भी, तो दूसरा अपील कहाँ कर सकते हैं? जनपद CEO के पास। ठीक है, प्रथम अपील जो हुआ है उसे 7 दिन के भीतर फिर से किया जाएगा, फिर वो निराकरण करेंगे, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं इनसे, तो तृतीय अपील जिला पंचायत CEO से करते हैं। अब जिला तक जाएंगे और वहाँ फिर 7 दिन के भीतर निराकरण किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई नहीं है, 3 बार अपील कर सकते हैं, एक बार सरपंच के पास, एक बार जनपद CEO के पास, एक बार जिला पंचायत CEO के पास। और ये कितने दिन के भीतर करेंगे? तो 7 दिन के भीतर करेंगे। ठीक है, अब जॉब कार्ड का रद्द करने की प्रक्रिया। जॉब कार्ड रद्द कैसे किया जाएगा? निष्पक्ष जांच के पश्चात
कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों के साथ जॉब कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया जाएगा। अब ये जॉब कार्ड कैसे रद्द करना, मान लीजिए ये जॉब कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ मेरे 4 जन हैं, ये राम श्याम जो बताई थी, राम श्याम मोहन और ये गीता, ठीक है। अब ये गीता जो मोहन है, सॉरी क्या है, मोहन है, मोहन अभी 18 साल का नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर का प्रॉफिट होगा करके मैं इसका उम्र बढ़ा के यहाँ पे उसको जॉब कार्ड में नाम दर्ज करवा दी हूँ कि 18 साल का हो गया, लेकिन ये अभी 17 ही साल का है। तो अगर ये पता चल गया कि किसको, कार्यक्रम अधिकारी को, कि जो जॉब कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है, जांच हुआ है, देखो इसका आधार कार्ड देखो, हम निष्पक्ष जांच की है विथ प्रूफ के साथ, ये जॉब कार्ड को रद्द करने को कहेगा, क्योंकि 18 साल वाले ही जॉब की मांग कर सकते हैं। जो समस्त कार्यवाही है, जो भी कार्यवाही है वो ग्राम सभा के, ठीक है, बैठक में की जाएगी। इसमें नाम जोड़ना, नाम हटाना, रद्द किया जाना, ये सब काम किस में होगा, तो ग्राम सभा में किया जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है। अब जॉब कार्ड रद्द किया जाना ये कैसे कैसे हो सकता है ये देखते हैं, ठीक है। जॉब कार्ड का रद्द किया जाना नियमित आधार पर और निश्चित रूप से कार्यों की मांग ना किए जाने या रिपोर्ट ना किए जाने के आधार पर किसी भी जॉब कार्ड को रद्द ना किया जाए। जब जॉब कार्ड के विधिवत सत्यापन के बाद केवल तभी रद्द किया जाएगा जब, मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर मेरा जॉब कार्ड बन गया नियमित आधार पर और निश्चित रूप से कार्यों की मांग नहीं कर रही हूँ या कोई रिपोर्ट नहीं दे रही हूँ मैं अपने काम का, कि रिपोर्ट ना किए जाने के आधार पर, कि मैं मांग ही नहीं कर रही तो क्या रिपोर्ट करूँगी कि मेरा काम इतना हुआ है नहीं हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो अभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं अपन, तो हम क्यों जॉब करने जाएंगे अभी। मनरेगा में, मनरेगा का क्या क्या काम होता है यह भी मैं बताऊँगी। ग्राम पंचायत के भीतर तालाब खोदना, किसी भवन का निर्माण करना, ये सब काम। तो अभी हमारे पास एडीओ का एग्ज़ाम है, तो हम एडीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम जॉब कार्ड अप्लाई तो किए थे लेकिन हम उसमें जॉब करने नहीं जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मांग ना कि अभी हम कार्य का मांग नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारा जॉब कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। हमारे जॉब कार्ड को रद्द नहीं कर सकते क्योंकि हम जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम अपना दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब जॉब कार्ड कब रद्द किया जा सकता है ये बोल रहे हैं, जब परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर दिया। ये जो मैं बता रही हूँ मनरेगा वो ग्राम पंचायत के तहत है, सॉरी ग्रामीण क्षेत्रों के तहत है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के तहत ग्राम पंचायत में यह काम दिया जाता है, लेकिन अब हमारा क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में आने लगे, सॉरी हम अब शहरी क्षेत्र में चले गए, ठीक है। पलायन कर दिया, हमारे ये घर को छोड़ के ग्रामीण वालों को हम कहीं बाहर चले गए शहर क्षेत्र में, तो फिर हमारा जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। यदि परिवार किसी एक पंचायत को छोड़ के दूसरे पंचायत में चला जाए, आज हमारा घर मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत ए में है, अब हम अपना घर छोड़ के बी ग्राम पंचायत में भी हम अपना घर बनवा लेते हैं। अब यहाँ को हम छोड़ के यहाँ चले गए, पूरा घर रहने यहाँ छोड़ दिए, तो भी हमारा जो जॉब कार्ड है वो रद्द हो जाएगा। अब जो बी ग्राम है वहाँ हमारा जॉब कार्ड बनेगा, तो वहाँ से फिर हम काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये वाला जो जॉब कार्ड है वो रद्द हो जाएगा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीयन किया जाए, अगर कोई फर्जी दस्तावेज, वही फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए और उसके तहत पंजीयन करा लिए और ऐसा पकड़ाया गया, तो फिर तो भी क्या होगा, जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जैसे डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनवा लिए, ये सब से रद्द कर दिया जाएगा बोल रहे। अब क्या बोल रहा है, इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत के क्षेत्र नगर पालिका या नगर निगम घोषित कर दिया जाए, ठीक है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार का जॉब कार्ड दिखाए जाने पर मिलने वाली रोजगार की सुविधा बंद हो जाएगी। यानी तो अगर ग्राम पंचायत नगर पंचायत में बदल जाता है तो अधिसूचित होने के दिन से ही जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, स्वतः ही रद्द हो जाएगा। जॉब कार्ड जो दिखाने से जॉब मिल जाता था, रोजगार मिल जाता था, वो बंद हो जाएगी। ऐसे सभी जॉब को स्वतः ही रद्द माना जाएगा जब डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेट यह सुनिश्चित करेगी कि इन्हें ऐसी अधिसूचना के तुरंत बाद रद्द कर दिया जाए। यानी वही बताई ना, जब अधिसूचित होगा कि हाँ ग्राम पंचायत नगर पंचायत बनेगा, तो उस अधिसूचना के दिन से ही
जॉब कार्ड से जॉब नहीं मिलेगा, जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा सबका। संबंधित राज्य सरकार द्वारा सहगामी परिवर्तन भी किए जाएंगे जिन्हें इसे मंत्रालय के संज्ञान में लिया जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कामगार की हकदारी। ठीक है, कामगार की हकदारी, इसमें 15 दिनों के भीतर काम पाने का अधिकार। अब क्या है, काम पाने के हकदार बोल रहे हैं, तो 15 दिन के भीतर काम मिलेगा ही। पंजीकृत परिवार है, यानी कोई हम जॉब कार्ड बन चुका है हमारा, यानी हम पंजीकृत परिवार हैं, तो ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। ऐसे सभी आवेदन का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाएगा, तारीख युक्त रसीद दी जाएगी और कंप्यूटर सिस्टम में उसकी प्रविष्टि की जाएगी। यानी क्या बोल रहा है, कोई पंजीकृत परिवार है जिसका नाम जॉब कार्ड में है, वह अकुशल जो श्रम है, शारीरिक कार्य है, उसके लिए वो आवेदन करने के लिए हकदार होगा। ठीक है, ऐसे सभी अनिवार्य जो आवेदन के अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया गया है उनको रसीद दी जाएगी। यानी कहीं हमारे पास जॉब कार्ड है और अकुशल श्रम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आवेदन निकलता है कि यहाँ तालाब में काम चल रहा है, जिन्हें जिन्हें करना है आके अपना पंजीयन करा ले। तो फिर वहाँ पंजीयन करा लिए, तो वहाँ पे फिर जब हम पंजीयन करेंगे तो वहाँ एक हमको रसीद दी जाएगी। ठीक है, रसीद दी जाएगी और ये जो रसीद है, जो डिटेल है, वो कंप्यूटर सिस्टम में क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा बोल रहा। अब कार्य की मांग के पंजीकरण के तारीख या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तारीख को कार्य की मांग की है, जैसे वही तालाब खुदवाएगा बोल रहे, खुदवाएंगे तो आवेदन कर सकते हैं। तो जितने लोग आवेदन किए हैं, जिस दिन हम आवेदन किए हैं उस आवेदन की तारीख के 15 दिन के भीतर हमको कार्य उपलब्ध कराना है। ठीक है, हम फॉर्म डाले, पंजीयन कराए, तो उसके 15 दिन के भीतर हमको काम मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो क्या होगा यह देखते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3 के उपधारा 4 के तहत किसी किए गए उपबंधों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार सूखा या आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के अलावा 50 दिन का रोजगार और देगी। ठीक है, अधिसूचना को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। राज्य सरकार भी 50 अतिरिक्त दिनों की मजदूरी उपलब्ध कराती है। यानी क्या बोल रहा है, जो सूखा क्षेत्र है, सूखा या आपदा, जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो चुका है जो क्षेत्र, वहाँ क्या बोल रहा है कि जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, वो कितना देगी, 150 दिन का देगी। और जो हमारी राज्य सरकार है वह उसमें और 50 दिन का और देगी। अब जो 50 दिन का रोजगार जो देगी वो कौन देगी, हमारी राज्य सरकार देगी, क्योंकि उनने घोषणा किया है कि हम 50 दिन का और एक्स्ट्रा दे रहे हैं करके। और जो भारत सरकार बोली 100 की जगह 150, तो वो 150 देगी, 150 दिन का रोजगार। ठीक है, मंत्रालय के वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित आदिवासी परिवार के लिए अतिरिक्त 50 दिनों की मजदूरी रोजगार निर्धारित 100 दिनों के अलावा का प्रावधान है। यानी 100 दिन का रोजगार तो मनरेगा में दिया ही जाता है। प्राकृतिक आपदा या सूखाग्रस्त हो गया तो 50 दिन का रोजगार कौन दे रहा है, राज्य सरकार, और 50 दिन उसमें ऐड कौन कर रहा है, तो राज्य सरकार। लेकिन अगर बोल रहे वन क्षेत्र वाले अनुसूचित आदिवासी परिवारों के लिए 50 दिन के अलावा भारत सरकार कितना 50 और देती है, 100 दिन के अलावा 50 और दे रही है एक्स्ट्रा, तो क्या हो रहा है 150 दिन हो जा रहा है। बस क्या बोल रहा है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास FRA अधिनियम, जो भूमि पट्टा धारक वाला जो अधिनियम है 2006 के द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई निजी संपत्ति ना हो। ठीक है, उनके पास निजी संपत्ति नहीं है और वन अधिकार क्षेत्र पट्टा धारक वाले में उन पंजीकृत हैं, तो उन्हें कितना 150 दिन का रोजगार मिलेगा बोलो। ठीक है, अब इसको एक चार्ट फॉर्म में समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। क्या बोल रहे हैं, सामान्य क्षेत्र में
सामान्य क्षेत्र में, वन अधिकार क्षेत्र में, सूखा एवं आपदाग्रस्त में भारत सरकार का योगदान और राज्य सरकार का योगदान। भारत सरकार का सामान्य क्षेत्र में योगदान कितना है? 100 दिन का रोजगार देती है। वहीं पे राज्य सरकार कितनी देती है? तो 50 दिन का। यानी सामान्य क्षेत्र वालों को कुल कितना रोजगार मिलता है, कितने दिनों का? तो 150 दिनों का। वहीं वन अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार 150 दिन देती है, वहीं राज्य सरकार उन्हें कुछ भी नहीं देती वन अधिकार क्षेत्र वाले को। यानी उनको कितना दिन का रोजगार मिलता है? तो 150 दिन का। सूखा एवं आपदाग्रस्त हो जाती है तो 50 मतलब 150 दिन का। 100 तो नॉर्मल है, मनरेगा के तहत 100 दिन तो सबको मिलेगा, इनको भी, इनको भी, इनको भी। इनको 50 अतिरिक्त दे रही है भारत सरकार, इनको भी 50, 100 के 100 तो दे ही रही है, 50 और एक्स्ट्रा दे रही है सूखा एवं आपदाग्रस्त होने के कारण। यही राज्य सरकार सूखा एवं आपदाग्रस्त वाले को 50 दिन का एक्स्ट्रा दे रही है, ठीक है। तो इनको कितना मिल रहा है? 200 दिन। इन बेचारे जो वन अधिकार क्षेत्र वाले जो व्यक्ति हैं उनको राज्य सरकार कुछ नहीं दे रही है, केवल भारत सरकार दे रही है, तो उन्हें 150 दिन मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कुल पूछेगा तो 150 दिन सामान्य क्षेत्र में, वन अधिकार क्षेत्र में कुल 150 दिन, और अगर बोले सूखा या आपदाग्रस्त में कितना मिल रहा है तो 200 दिन का मिल रहा है। वन अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है, ध्यान रखेंगे, पूर्णतः केंद्र सरकार को समर्पित है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण क्षेत्र का, ठीक है, उसमें हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए योजना अंतर्गत निम्न क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्य दिवस का लाभ देना। यानी मैं मनरेगा वाली, मतलब जॉब कार्ड है, मैं मनरेगा में अप्लाई कर सकती हूँ, ऐसा वाला है। तो क्या बोल रहे हैं, अब मुझे घर भी बनवाना है और मेरा ग्रामीण आवास योजना के तहत मेरा पैसा आया है, अब मुझे घर बनाना है, तो मेरे को 90 दिन का रोजगार कहाँ मिल जाएगा? मेरे को मेरे घर बनाने में ही मिल जाएगा, ठीक है। सामान्य क्षेत्र में कितना दिन का देते हैं? 90 दिन का। और पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन का। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो 95 दिन का मिलेगा, ठीक है। काम का स्वरूप स्थायी संपत्ति का सृजन, आजीविका साधन आधार को मजबूत करना है, ठीक है। अपने घर का भी निर्माण हो जाएगा और इतने दिन का लाभ भी मिल जाएगा, अतिरिक्त कार्य दिवस का लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है, यह बोल रहा है। अब देखते हैं बेरोजगारी भत्ते का अधिकार। भत्ते की मांग कैसे करेंगे? तो ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय के आवेदन दे सकते हैं। मान लीजिए हमको 15 दिन हम पंजीयन कराए, ठीक है, कहीं जॉब के लिए, और हमें जॉब मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, 15 दिन हो गया जिस दिन से हमको रसीद मिला है, पंजीयन कराए हैं। तो अगर 15 दिन के भीतर जॉब नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? इसकी मांग कहाँ करेंगे? कि हम ग्राम पंचायत में करेंगे या ब्लॉक कार्यालय में आवेदन देंगे। तो क्या होगा? 15 दिन के भीतर आवेदक को नियोजन कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो दैनिक बेरोजगारी भत्ते का अधिकार होगा। 15 दिन के भीतर काम नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों के पास काम ही नहीं ग्राम पंचायत में, तो फिर क्या करेगा वो? अब बेरोजगारी भत्ता के पात्र होंगे, यह बोल रहा है। इसके लिए हम आवेदन कहाँ करना पड़ेगा? ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में। अब दैनिक बेरोजगारी भत्ता की दर देखते हैं। पहले वित्तीय वर्ष के पहले 30 दिन में क्या दिया जाएगा? 1/4 कुल बेरोजगारी भत्ते का, यानी 200। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हैं, एग्जाम्पल है ना, 200 नहीं है मजदूरी उनकी, आगे पता चलेगा कितना है। तो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए 200 हमारा क्या है, डेली का वो दे रहे हैं सैलरी, एक दिन काम कर रहे हैं तो हमको मनरेगा के तहत 200 रुपये दिया जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? अगर हमको काम नहीं दे रहे हैं तो वित्तीय वर्ष के शुरू 30 दिन 1/4 देंगे, यानी 50 रुपये डेली हमको बेरोजगारी भत्ता 50 रुपये दिया जाएगा। फिर वित्तीय वर्ष की शेष अवधि, 30 दिन पार हो गया, उसका शेष अवधि जो बचा है उसमें 1/2 कुल मजदूरी का बेरोजगारी भत्ता, यानी 200 का 1/2 यानी 100 रुपये दिया जाएगा
शेष अवधि के लिए। ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी भत्ता पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया। ठीक है, तो क्यों बोल रहे हैं, अब गवर्नमेंट तो पैसे देने को तैयार है, जितने दिन का वो रोजगार दे रही है 100 दिन का, और जहाँ एक्स्ट्रा दे रही है उसका भी देने को तैयार है, लेकिन काम किसको दिलाना है, राज्य सरकार को। अगर राज्य सरकार काम ही नहीं दे पा रही है तो फिर क्या होगा, बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार देगी, ऐसा बोल रहा है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया विधि का नियंत्रण करने वाले नियम बनाना। अब बेरोजगारी भत्ता ही वही देंगे, तो इसे विधि को नियंत्रित करने के लिए नियम भी कौन बनाएंगे, राज्य सरकार। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान है। ठीक है, इसके लिए बजट जो आता है उसमें इसके लिए पैसा दिया जाता है, उसका प्रावधान है बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्यक्रम अधिकारी। कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा बेरोजगारी भत्ते से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ केवल नरेगा सॉफ्ट में के माध्यम से की जाए। यानी जो बेरोजगारी भत्ता किसे किसे दिया जा रहा है इसको अपलोड कहाँ किया जाएगा, नरेगा सॉफ्टवेयर करके है, इसको सॉफ्ट बोल रहे हैं, उसमें किया जाएगा। बोले यदि किसी बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है तो इसकी राशि जॉब कार्ड में दर्शाया जाना चाहिए कि हाँ इन्हें बेरोजगारी भत्ता मिला है। रजिस्टर 3 ग्राम पंचायत में जो रखने वाला है उसके कामगारों के लिए दिए गए बेरोजगारी भत्ते की अपेक्षित जानकारी रहनी चाहिए। यानी रजिस्टर में ये भी रहना चाहिए कि किसे किसे बेरोजगारी भत्ता मिला है बोल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बेरोजगारी भत्ते की भुगतान की देयता को अस्वीकृत करना। यानी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिवार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का राज्य सरकार का दायित्व तभी समाप्त हो जाएगा जब कब बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार का दायित्व खत्म होगा। बोल रहे कब होगा, ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कामगार को खुद या उसके परिवार को कम से कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करके कार्य के लिए रिपोर्ट देने का कार्य का आवंटन कर दे। यानी क्या बोल रहे हैं, ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी कामगार को खुद या फिर उनके जो परिवार के किसी एक सदस्य को किसी काम में लगा दे तो फिर क्या मिलेगा, उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा बोल रहा है। ठीक है, यह वह अवधि जिसके लिए रोजगार मांगा गया है समाप्ति हो जाती है और आवेदक के परिवार को कोई सदस्य रोजगार के लिए आगे नहीं आता है तो भी नहीं दिया जाएगा। यानी कुछ काम चल रहा है उसमें आप आवेदन ही नहीं दिए हो, अब मांग ही नहीं की हो जॉब का, तो फिर आप बेरोजगारी भत्ता के पात्र नहीं हो बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों का कार्य पूरा कर लिया है। 100 दिन का काम उनको मिल चुका है, उसके बाद उन्हें काम नहीं मिलेगा तो उनको फिर बेरोजगारी भत्ता क्यों देना, यह बोल रहा है। नेक्स्ट है, आवेदक के परिवार में मजदूरी या बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर इतनी राशि प्राप्त कर ली है जो कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों के कार्यों की मजदूरी के बराबर है। यानी आवेदक के परिवार ने ही मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में जितना पैसा मिलता है उतना उन लोग घर के सभी सदस्य मिलकर काम कर चुके हैं तो फिर क्यों दिया जाएगा, यह बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेरोजगारी भत्ते के दावे को अस्वीकृत करना। जो भी आवेदक अपने परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता है या नहीं करती है या कार्यक्रम अधिकारी या क्रियान्वयन एजेंसी, मतलब जो ठेका दिया जाता है जिनको, कि मान लीजिए ये बिल्डिंग बनाना है, भवन बनाना है ग्राम पंचायत में, तो इसका ठेका दे दिया जाता है कि इस एजेंसी को ठेका दे देते हैं, ये बना के देगा। ठीक है, अधिसूचित किए गए 15 दिन के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता या करती तो इससे संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के अनुमति के लिए बगैर 1 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार काम में नहीं आता या आती या किसी माह में कुल मिलाकर 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता या रहती है, वह 3 दिन की अवधि तो 3 माह की अवधि के इस अधिनियम के देय बेरोजगारी भत्ता का दावा का हकदार नहीं होगा, किंतु इस योजना के अंतर्गत किसी भी समय रोजगार मांगने के लिए पात्र होगी। यानी कब पैसा नहीं दिया जाएगा, बोल रहे हैं कि
कोई काम दे दिया गया है या तो जॉब को कुछ काम दिया गया उसको स्वीकार नहीं करते हैं, अब काम भी नहीं करूँगा, अब मान लीजिए बोल रहे हैं कि तालाब की खुदाई करना है या फिर बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ आपको मसाला बना के देना है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, तो फिर वहाँ के लोग बोल रहे हैं जो आवेदक किए हैं कि नहीं हम मसाला नहीं बनाएंगे, हम ऊपर सामान नहीं पहुँचाएंगे, तो ऐसे में भी फिर काम भी नहीं कर रहे हो तो तुमको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जाएगा बोला। या फिर कोई क्रियान्वयन एजेंसी है, ठेकेदार है या कार्यक्रम अधिकारी है, 15 दिन तक अपने कार्य का रिपोर्ट नहीं देता उनको, या फिर बिना बताए अनुमति के बगैर 1 सप्ताह से अधिक समय के लिए लगातार काम में नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को 3 माह की अवधि तक देय बेरोजगारी भत्ता का दावा नहीं कर सकते बोला, अनुपस्थित है। ठीक है, तो ये रोजगार मांगने के भी पात्र होंगे, रोजगार मांग सकते हैं, लेकिन अगर ये जो काम दिया जा रहा है उसको नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जाएगा, सीधा बोला जाएगा घर में बैठो, ना तुमको ये काम करना है और तुमको ऐसा लग रहा है कि काम भी मत करो और बेरोजगारी भत्ता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा बोल रहे। ठीक है, जो काम दिया है तो आपको चुपचाप हाँ बोल के करना है, ऐसा है। बेरोजगारी भत्ते का स्वतः भुगतान निर्धारित समय सीमा के में निर्णय न लेने और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किए जाने पर कामगारों के खाते में देय राशि स्वतः भुगतान कर दिया जाएगा, मतलब वो अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे पूरे। जो जॉब कार्ड रहता है ना उसमें एक ऐसे नाम लिखा रहता है, यहाँ फ़ोटो रहता है, तो वहीं एक जगह हमारा बैंक का अकाउंट रहता है, उसमें पैसा आ जाता है स्वतः बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसका एक और पार्ट लाएंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 1-2 बार देखेंगे समझ आ जाएगा।